एसी का तार काट शिकार करने निकला कातिल। सीतापुर की जेल से आई सबसे हैरान करने वाली हॉरर स्टोरी। इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली बहू को मारी गोली। मौत का तांडव करने वाले अजीत की शैतानी दिमाग के अंदर जैसे ही पुलिस ने झांका तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस की गिरफ्त में आते ही अजीत तोते की तरह उस रात की मिनट दर मिनट कहानी बताता चला गया। दरअसल अजीत अपनी गढ़ी हुई कहानी में मेन विलन घर की छोटी बहू यानी कि प्रियंका को ही मानता था। प्रियंका एक पढ़ी लिखी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली महिला थी जिसके पास खुद की गाड़ी और एक फ्लैट भी है। लेकिन अक्सर ही पुश्तैनी जायदाद को लेकर अजीत, छोटा भाई अनुराग, मां सावित्री और घर की छोटी बहू प्रियंका में झगड़े होते। अजीत के मुताबिक पुश्तैनी जायदाद के अलावा उन्हें लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज भी पिता से मिला था, जिसे चुकाने के लिए अक्सर भाइयों के बीच गहमा गहमी होती थी। पुलिसिया जांच में पता चला कि पूर्व सीएम की पोती प्रियंका और उनके ससुराल की सालाना आमदनी पुश्तैनी जमीन को लेकर लगभग 50 लाख रुपए है। इसके अलावा गांव में 2 मंजिला मकान और हर कमरे में एसी, 80 बीघा जमीन जिसमें 4 बीघे में तालाब, कई दुकानें जिसके रेंट से अक्सर पैसे आया करते थे। इसके अलावा लखनऊ में 1 करोड़ का आलीशान फ्लैट और खुद प्रियंका के पास अपनी कार भी थी। अजीत अक्सर कहता कि पुश्तैनी जमीन बेचकर पिता का लिया हुआ 30 लाख का कर्ज चुका दिया जाए, जिसके लिए वो पुश्तैनी जमीन और दुकानें बेचने की बात कहता। लेकिन रास्ते में रोड़ा बनी अजीत की मां सावित्री और छोटे भाई अनुराग की पत्नी प्रियंका, जिनका कहना था कि 50 लाख की जो आमदनी हो रही है उसी से कर्ज चुका दिया जाएगा। अजीत ने पुलिसिया पूछताछ में दोनों भाइयों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ घर की छोटी बहू प्रियंका थी, इस बात का खुलासा किया। इसलिए जब 10 मई की रोज लखनऊ से प्रियंका अपने बच्चों को लेकर सीतापुर आई तब अजीत ने एक बार फिर प्रियंका को समझाने की कोशिश करना चाहा, लेकिन रात होते होते उसके इरादे एक खूनी कातिल की करवट ले चुके थे। लेकिन रात भर की प्लानिंग के बावजूद वो प्रियंका से बात नहीं कर सका, क्योंकि लखनऊ से आने के बाद प्रियंका अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गई। गर्मी का मौसम था, सभी परिवार कमरे का दरवाजा बंद कर एसी चलाकर सो गए। इधर अजीत रात के अंधेरे में अपनी बेचैनी और प्रियंका को किसी कांटे की तरह अपने परिवार से अलग करने पर उतारू था। लेकिन घर के सदस्यों के एसी कमरे में होने की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जानबूझकर एसी के तार को काटा गया ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रियंका को उसके कमरे से बाहर लाया जा सके। रात करीब 3 बजे प्रियंका अपना बिस्तर लेकर फर्स्ट फ्लोर के बरामदे में सोने जाती है। इधर प्रियंका कमरे से बाहर आई, उधर सेकंड फ्लोर पर रहने वाले कातिल और घर के सबसे बड़े अजीत का रास्ता साफ हो गया। अजीत रात 3 बजे चुपचाप प्रियंका के पास पहुंचता है, उसे नींद में ही प्रॉपर्टी का कर्ज उतारने के लिए मनाता है। लेकिन प्रियंका अजीत को तड़के सुबह बात करने की सलाह देती है। गुस्से से आग बबूला अजीत प्रियंका के सिर पर उसी वक्त गोली मार देता है। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गोली मारने के बावजूद प्रियंका के सिर पर हथौड़े से कई वार किए। अजीत ने ये वार तब तक किया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। उसी फ्लोर पर बड़े भाई अजीत की मां भी गोली की आवाज सुनकर उठती है। अजीत अपनी पोल खुलने के डर से अपनी ही मां को हथौड़े से मारकर मौत के घाट उतार देता है। अब इसी फ्लोर पर तीनों ही बच्चे सो रहे थे, लेकिन कातिल अब अनुराग का शिकार करना चाहता था। इसलिए वो अब ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और अनुराग के सिर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुन अनुराग की सबसे बड़ी बेटी रोते हुए रात के अंधेरे में नीचे दौड़ते हुए आती है। भेद खुल जाने के डर से अजीत बड़ी बेटी के कनपट्टी के पीछे वाले हिस्से पर गोली मारता है और वो गोली बेटी के गले को चीरती हुई बाप के बाएं गाल को लगती है और गोली अनुराग के मुंह में फंसी रह जाती है, जो आने वाले वक्त में इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्योंकि पुलिस का मानना है कि अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो वो अपने आप को एक गोली मारने के बाद दूसरी गोली नहीं मार सकता। वहीं एक गोली जो अजीत ने पहले अनुराग को मारी थी वो उसने जबड़े के पास यानी कि चेहरे की स्किन को टच करके मारी थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन पर ब्लैकनिंग हुई और इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। लेकिन दूसरी गोली जो कि बेटी के गले को चीरती हुई पिता अनुराग के गाल से जाकर मुंह में फंस गई, उसके डिस्टेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली वाली गोली की डिस्टेंस से दूर आई। अब जो आदमी आत्महत्या कर रहा है वो इतने दूर से गोली कैसे मार सकता है। इसके बाद अजीत को लगा कि अब उसने घर पर 4 कत्ल कर ही डाले हैं तो 2 कत्ल और सही। अजीत गुस्से में तमतमाया हुआ ग्राउंड फ्लोर से सीधे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा।
जहां दोनों बच्चे सो रहे थे। वो एक एक कर दोनों बच्चों को खींचते हुए सेकंड फ्लोर पर ले जाता है और वहां से बड़ी ही बेरहमी से नीचे फेंक देता है। अजीत इतने पर ही नहीं रुकता, वो एक बार फिर से नीचे आता है और अनुराग की बड़ी बेटी को भी, जिसे वो पहले ही मार चुका है, उसे भी खींचते हुए सेकंड फ्लोर पर ले जाता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो खुद को बचाने का भी प्लान बनाता है। 6 हत्याएं करने के बाद सुबह 5 बजे तक वो उन लाशों के पास बैठकर उन्हें देखता रहा और जैसे ही पड़ोस की एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलती है, तभी मौका देखकर अजीत चीखना, चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है। वो गांव भर में इस बात को इस कदर फैलाता है कि गांव का हर शख्स इस बात पर यकीन करने को तैयार हो जाता है कि अनुराग ने ही खुद नशे की हालत में झगड़ा करके अपनी माँ, बीवी और 3 बच्चों की पहले बेरहमी से हत्या की और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। अजीत ने 6 हत्याओं के बाद अपने भाई को विलेन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ये तक साबित करने पर तुला रहा कि अनुराग ने ही अपने बच्चों की हत्या की है। लेकिन यूपी पुलिस ने जिस तरह से वारदात की हर बारीक से बारीक डिटेल को बड़ी ही तसल्ली से जांच और पड़ताल की और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, उससे अजीत अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हो पाया और जो केस अब तक ओपन एंड शट केस बना हुआ था, उसने ये नया मोड़ लिया और हत्याकांड के असली गुनाहगार अजीत को सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जिस वक्त सीतापुर के घर में अजीत मौत का तांडव कर रहा था, उससे कुछ ही रोज पहले अजीत ने अपनी बीवी और बच्चों को मायके भेज दिया था। शायद वो पहले ही प्रॉपर्टी हथियाने और खूनी षड्यंत्र रचने की प्लानिंग कर चुका था। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके बाद अजीत को जो भी सजा होगी, उसे हम सबसे पहले आपको क्राइम तक के जरिए बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।